कल तक हो गया था। अभी हम शुरू करते हैं पेज 13 से, और ये आईएस कर्व से संबंधित है। हम ये जानते हैं कि जैसे अपने यहाँ आरबीआई है इंडिया में, वैसे ही फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो अमेरिका का सेंट्रल बैंकिंग है। इसको शॉर्ट में फेड बोला जाता है। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव्स होगा कि हम इंटरेस्ट रेट को कैसे, आगे हम जो देखेंगे कि हम कैसे इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करते हैं। और हम ये जानते हैं कि एक बिजनेस साइकिल में डिमांड घटती है, बढ़ती है, तो कैसे वो इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते हैं, इस पे बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल उसको कहते हैं कि जिससे पेमेंट देता है बैंक अन्य संस्थाओं को, उसको ट्रेजरी बिल कहते हैं। तो मान लीजिए अगर 5% इंटरेस्ट रेट है, तो अगर 100 रुपये का ट्रेजरी बिल लोन किसी को दिया है फेड ने, तो उससे उसको $5 की आमदनी होगी। ये जो रेट होते हैं, जब इकोनॉमी मान लीजिए बढ़ रही है, ठीक है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो आप ये पाओगे कि जब टॉप पॉइंट पे यहाँ पर ये आपका है रिसीजन और ये आपका है रिकवरी, ये बिजनेस साइकिल में ये आप जानते हैं। तो रिकवरी के दौरान इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, हाईएस्ट रहता है आपका टॉप पे यहाँ पर, और उसके बाद रिसीजन जैसे ही शुरू होता है ये घटना शुरू करता है, और ड्यूरिंग रिसीजन ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट घटता रहता है। तो यही बात इस पेज पे बताई गई है। मेनली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अब यहाँ से आगे शुरू होते हैं, और आईएस कर्व यहाँ शुरू होता है। तो गुड्स मार्केट या आईएस कर्व, पहले समझिए गुड्स मार्केट क्या होता है। जब हम किसी इकोनॉमी के डिमांड, इनकम, सप्लाई आदि पे बात करते हैं, तो वो गुड्स मार्केट होता है। गुड्स की डिमांड होती है, गुड्स की सप्लाई होती है। और इसमें अगर हम यही कह दें कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट कितना होगा, मनी जो कि इकोनॉमी में आ रही है, मनी सप्लाइड, मनी डिमांडेड, एक तो हो गया इकोनॉमी में गुड्स, एक होता है इकोनॉमी में मनी कितनी है। तो जब हम गुड्स मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ पर आईएस कर्व पढ़ा जाएगा, और जब हम मनी मार्केट की बात करेंगे तो एलएम कर्व पढ़ा जाएगा। तो जब इनको आप देख लेंगे तो आपको मनी मार्केट और गुड्स मार्केट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम गुड्स मार्केट में आईएस पढ़ने जा रहे हैं। आईएस कर्व क्या होता है? आईएस कर्व इज द कर्व बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ आउटपुट। जो लेवल ऑफ इनकम है उसमें और इंटरेस्ट रेट में ये रिलेशन दिखाता है, सच दैट प्लान्ड स्पेंडिंग इक्वल्स इनकम। यस बढ़ा लीजिए यहाँ पर, कि जो स्पेंडिंग हो अगर इनकम के बराबर हो, स्पेंडिंग जो हो इनकम के बराबर हो, तो ऐसी पोजीशन में इंटरेस्ट रेट अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होगा, इसी को आईएस कर्व दिखाता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा बहुत। इसमें कैसे इसको निकालते हैं, लिंक बिटवीन इंटरेस्ट रेट और आपका जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, इन दोनों को लिंक करिए, और उसके बाद लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट रेट को निकाल सकते हैं। कैसे लिंक करने का क्या मतलब है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। बस इस नोट्स को पहले आगे आप देखते जाइए। अब कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज नो लॉन्गर एन एक्सोजेनिस इफेक्ट। इंटरेस्ट रेट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड को चेंज कर देती है अंदर से, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड चेंज होगी। और अगर हम कहें कि इन्वेस्टमेंट
डालने में कहीं से किसी अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं तो तुरंत वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। और हम इसको ये एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं मान सकते, इंटरनल फैक्टर है इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि एज, अब देखिए आइए बात करते हैं, ये आपका IS कर्व है। अब यहाँ से चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट की जो स्पेंडिंग होगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटेगा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो होगी आपकी बढ़ती जाएगी। इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं आपके, कि मान लीजिए हमको कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, तो हम जो लोन लेंगे वो ज़्यादा ले सकते हैं हम लोन, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, जो पैसा हम बारो कर रहे हैं उस पर हमको इंटरेस्ट देना है। तो अगर इंटरेस्ट कम है तो पैसे को अपने पास रखना लोगों के लिए सस्ता होगा ना। पैसे को अगर अपने पास रखना सस्ता है, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट कम है, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। भाई बैंक्स यही तो लिबावने कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम है, आइए आप हमसे हाउसिंग लोन ले जाइए, आइए हमसे आप कार लोन ले जाइए। तो इंसान की इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग करना चाहता है क्योंकि रेट घटने से। तो इसको पूछा जा सकता है रीज़न, तो आप इसमें यही कहेंगे कि क्यों इंटरेस्ट रेट घटने से स्पेंडिंग बढ़ती है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग मनी ये कम होती है। अपने पास पैसा रखने का जो कॉस्ट देना पड़ता है इंटरेस्ट के रूप में, वो कम देना पड़ता है। भाई हम बैंक से 5 लाख रुपये लोन ले करके अपने पास रखे हुए 5 लाख और कुछ काम कर रहे हैं उससे, तो हम यानी रिटेनिंग मनी कर रहे हैं, हम वी आर रिटेनिंग मनी, और उसकी कॉस्ट होगी वही इंटरेस्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग मनी घट जाती है, इस कार्ड स्पेंडिंग बढ़ जाती है। तो इसको IS कर्व का फुल फॉर्म जान लीजिए बेटा। IS कर्व का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व ये दिखाता है कि कितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आई चेंज होगा तो हम इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कितना करेंगे। वही कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो होगी वो चेंज होगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई बाहरी फैक्टर नहीं है, इंडोजेनियस फैक्टर है, वो एक्सोजेनियस फैक्टर नहीं है। आई चेंज होते ही डिमांड चेंज होगी। तो ये कर्व आप लिंक कर रहे हैं किसको, इंटरेस्ट रेट को इन्वेस्टमेंट डिमांड से, इन्वेस्टमेंट डिमांड से। तो पहला कर्व ये है, यही जो कह रहा है कि लिंक बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। भाई जो हम स्पेंड करना चाहे वही तो इकोनॉमी से डिमांड के रूप में जनरेट होगी। हम एक फ्रिज खरीदना चाहेंगे, अभी माइक्रो के टर्म में बोले तो अगर हम फ्रिज करना चाहेंगे तो वही किसी कंपनी के लिए डिमांड हो जाएगी। तो वास्तव में एक अगर एज ए होल इंडिया देखें मैक्रो लेवल पे, तो जो स्पेंडिंग है वही डिमांड है। तो पहला आप क्या करेंगे, लिंक बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। दूसरा कह रहा है कि दूसरा कर्व आप जो लीजिए तो ये यही कर्व है। अभी देखिए उससे कैसे हम डिमांड से निकालेंगे आगे। पहले हम इसी कर्व की चर्चा और IS कर्व की और चर्चा कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट, इस IS कर्व का अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा, I= इसी को इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग फंक्शन कहते हैं, या IS कर्व का फंक्शन है ये। I= I माइनस BI। फिर से वही बात, I बार जो होगी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कहलाएगी। ये दर्शाएगा, अगर देखिए मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अलग रंग की पेन इस्तेमाल कर सकती हैं आप भी अपने नोट्स कि देखिए ये जहाँ जाए काटे। भाई अगर हम I0 कर दें तो I0 लाइन यही तो है, तो I0 कर दें तो ये हिस्सा क्या दर्शाएगा, यही दर्शाएगा I बार। क्या दर्शाएगा बेटा, ये I बार दर्शाएगा, I बार। तो I बार क्या है, I बार है कि जब कोई इंटरेस्ट रेट 0 हो, कोई इंटरेस्ट ना ले रहे तो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हों, तो जो वो मैक्सिमम इन्वेस्ट होगा, देखिए आप वो मैक्सिमम इन्वेस्ट होगा। अगर कोई किसी को पैसा बिना इंटरेस्ट के कोई दे रहा है तो वो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो I बार ऑटोनमस इन्वेस्ट स्पेंडिंग है, I= 0 पे जो स्पेंडिंग की जाती है
इन्वेस्टमेंट की स्पेंडिंग की जाती है वही क्या कहलाता है, आई बार कहलाता है। बी रिस्पॉन्सिवनेस, इसी वही फैक्टर, इसका स्लोप, यहाँ पर नाम इसको दे देंगे द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू द इंटरेस्ट रेट। तो ये आईएस कर्व है, दिस इज आईएस कर्व। आई साहब, अब रिस्पॉन्सिवनेस को समझना, ये जितना फ्लैट होता जाएगा, जितना स्टीप होता जाएगा, इसके मतलब बी जो है, ये आपका जो स्लोप है बी रिस्पॉन्सिवनेस उतना ही ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखिए स्टीप है, इसका मतलब अगर डेल्टा आई में थोड़ा सा फर्क करेंगे, डेल्टा आई स्मॉल आई में, तो कैपिटल आई में स्पेंडिंग में ज़्यादा फर्क होगा। तो थोड़ा सा रेट चेंज हो और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए अगर इकोनॉमी में, किसी इकोनॉमी में, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिवनेस यानी बी बहुत ज़्यादा है, हाईली रिस्पॉन्सिव है। और अगर रेट ज़्यादा बढ़े और स्पेंडिंग कम बढ़े तो वो कम रिस्पॉन्सिव है, उसमें स्टीप मिलेगा आपको स्लो। अब देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग सेम रेट रहे, रेट क्या हो, सेम रेट पे आप आई को बढ़ा दें, आई को क्या करें, आई को बढ़ा दें, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, इस वाले बीच वाले ग्राफ के लिए आई यहां पर था, ठीक है, आपने इसको क्या किया, ये जो कांस्टेंट है इसको आपने बढ़ा दिया। ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि जीरो रेट पे अगर और लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगे, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, तो ये कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। ये शिफ्टर है आईएस कर्व का, कि आप ऑटोनोमस स्पेंडिंग को बढ़ा दें या ऑटोनोमस इन्वेस्ट स्पेंडिंग को घटा दें, ये शिफ्टर है। हम आईएस कर्व को एक ही वीडियो में बनाना चाह रहे हैं, ताकि तो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक ही में ख़त्म हो जाएगा तो इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। तो हमको ये पता ही है, ये डी कर्व, इसमें हम कंजप्शन फंक्शन रख दें, इसमें हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन रख दें, आईएस कर्व वाला फंक्शन, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है, तो वो ये हो गया। इन सबको जब हम जंबल करेंगे, इधर उधर ले जाएंगे, तो साफ देखिए, अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। ये कह रहा है कि एज, अब देखो ये जो चीज़ है ये निगेटिव है, तो आई जैसे बढ़ेगा एडी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि निगेटिव है। तो अगर रेट कांस्टेंट है, मान लीजिए कांस्टेंट रेट है, रेट कांस्टेंट है, रेट यहां पर आई कांस्टेंट है, बी आप देख रहे हैं यहां पर, फॉर ए गिवन लेवल ऑफ इनकम आई अगर इंक्रीज करती है तो एडी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर एट ए कांस्टेंट रेट द इंटरेस्ट आई, and at a constant rate the interest I, the equilibrium between I and output has, ये पहला खत्म हो गया। यहां से ये दूसरा चीज शुरू हो रहा है, इसको एंड काट करके कैपिटल में लिख दो। ये पहली लाइन खत्म हो गई कि अगर I इंक्रीज करती है तो इनकम क्या होगा, एडी जो हो जाएगा। इफ I इंक्रीज करती है तो ईडी क्या होगा, घटेगा, सीधी बात है, क्योंकि नेगेटिव है। यहां वो दूसरी बात कह रहा है कि अगर मान लीजिए आई कांस्टेंट है, रेट नहीं घट बढ़ रहा है, तो आपको ये पता ही है कि एट कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम एंड आउटपुट हैज डिस्कस्ड। इससे पहले हमने पढ़ा ना, जितना भी था रेट कांस्टेंट था, हमने देखा था कि एडी डिमांड और इनकम में हमने हर जगह उस ग्राफ में बैलेंस देखा था ना, y इक्वल टू 45 डिग्री लाइन पे। तो वो पूरा एनालिसिस ही क्या कहलाता है, गुड्स मार्केट कहलाता है। कि अगर रेट चेंज ना हो, इन आई कांस्टेंट रहे, तो उसमें जितना भी आई कांस्टेंट रहे, उसमें जितना भी हम डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच जो ग्राफ खींचे थे,
और कंजप्शन के बीच जो ग्राफ ये वाला खींचे थे ना, फिर से मैं यहाँ पर दिखाने के लिए आपको बना देता हूँ कि एक ये कर्व था, एक ये कर्व था, ये सी कर्व था, ये एडी कर्व था, और यहाँ पर आप रख रहे थे वाई और यहाँ पर रख रहे थे एडी को। तो यहाँ पर आप ये मान ले रहे थे कि आई नहीं बदलेगा, आई जो है कहीं बदलाव नहीं आई में होगा, लेकिन तब ये पूरा एनालिसिस, ये पूरी एनालिसिस गुड्स मार्केट की एनालिसिस कहलाती है। ये गुड्स मार्केट की एनालिसिस है जहाँ आप एडी और वाई में रिलेशन देखते हैं। लेकिन नाउ इफ यू डिस्कस टू चेंज इन इक्विलिब्रियम इफ आई चेंजेस, अब मान लीजिए अगर आई चेंज होता है और आई के चेंज को, आई का मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, पूरा मनी का बिहेवियर बदल जाएगा आई चेंज होते ही, और अब ये डिस्कशन हो जाएगा मनी मार्केट का डिस्कशन, ये मनी मार्केट का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बना तो था ही यहाँ पर, तो ये हमने गुड्स मार्केट में देखिए एडी, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से I1 से बढ़ करके इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, I2 हो गया, तो एडी लाइन ऊपर खिसक गई, एडी लाइन क्या हो गई, ऊपर खिसक गई। तो पहले हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा था E1 पे, अभी इक्विलिब्रियम मिल रहा है E2 पे। तो एक ग्राफ खींचेंगे गुड्स मार्केट का, एक ग्राफ खींचेंगे मनी मार्केट का। ये नीचे वाला IS कर्व है, नीचे वाला कौन सा कर्व है, IS कर्व है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट चेंज पे दिखा रहा है कि इनकम कैसे चेंज होता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट इंटरेस्ट, कांस्टेंट इंटरेस्ट पे जो ग्राफ खींचते थे वो हमारा गुड्स मार्केट की बिहेवियर को दर्शाता था। तो बस यहाँ E1 से नीचे लाइन गिरा लेंगे, यहाँ E2 से नीचे लाइन गिरा लेंगे, तो यहाँ बता देगा कि अगर आपके आई चेंज होने से सप्लाई में जो चेंज हो रहा है या वाई में जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इनकम स्पेंडिंग, वहाँ पर इनकम है और यहाँ पर क्या है, इनकम स्पेंडिंग है। ठीक है, दोनों यहाँ पर इनकम, यहाँ पर इनकम, ये Y1 Y2, ये इस कर्व के लिए, ये वाला कर्व आपका IS कर्व है। तो आप जान जाओगे कि Y1 Y2 में चेंज कितना होगा, वहीं से बस आपको क्या करना है, गिरा लेना है। वहाँ पर E1, यहाँ पर E1, वहाँ पर E2, यहाँ पर E2, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पर समझाई है। अब इसका देखिए, वही फिर से वही चीज़ बताई मैंने, गुड्स मार्केट, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन को देखते हैं। रेट इसमें क्या रहता है, बढ़ा लीजिए कि रेट क्या रहेगा, रेट आई जो रहेगा इसमें हम कांस्टेंट मानेंगे किसी ग्राफ के लिए। देखिए जैसे ये ग्राफ है तो यहाँ पर इसके लिए AD1 है तो रेट कांस्टेंट है, AD2 है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट है। तो गुड्स मार्केट चेंज की बिहेवियर के लिए मनी मार्केट में आगे मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसमें। IS कर्व आपने बना दिया, IS कर्व का अब देखो, वी कैन ड्रा IS कर्व यूजिंग गुड्स मार्केट। वही जो जब दोनों को आपने इक्विलिब्रियम किया तो इधर देखिए आपके पास ये गुड्स मार्केट का और ये मनी मार्केट का, ये IS कर्व का इक्वेशन है, दोनों को एक से इक्वेट कर दिया, यहाँ से आपको अल्फा जी मिल गया। ये मल्टीप्लायर है, वही मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है पिछले वाली है वही है। दिस इज इक्वेशन फॉर द IS कर्व, यही IS कर्व का क्या है, इक्वेशन है। दोनों को जब इक्वेट कर देंगे आप, मनी मार्केट गुड्स मार्केट, तो आपको IS कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ बेटा एक चीज़ मैं सुधारना चाहूँगा कि ये IS फंक्शन था, हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ये चाहे ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए 2 मिनट का बस और है ये वीडियो, इसीलिए अलग नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आप C को घटा बढ़ा दें तो ये जो AD कर्व है इनके
AD1 है, ये AD2 है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की वजह से ऊपर गया। और आप ये भी देख रहे थे कि अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू MPC बढ़ जाए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए, तो इसका स्लोप बढ़ जाता है। तो डैश्ड वाले का C ज़्यादा है, डार्क वाले का, सॉलिड लाइन का C कम है। तो आप उसमें देखेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है, अगर C बढ़ता है तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप तो जो इनकम है वो यहाँ पर इस तरह से जो Y है वो इस तरह से यहाँ पर बदल जाता है इसमें। और I कर्व में अगर देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, तो यहाँ पर भी अगर डार्क वाला दिखा रहा है लो C, उसी को जब हम खींचेंगे अलग अलग Y1 Y2 के लिए, तो लो C के लिए नीचे वाला कर्व। अब देखिए C अगर लो है तो अल्फा जी भी लो होगा, ये आप उस फार्मूले से देख सकते हैं, जो क्या था, अल्फा जी इक्वल टू 1/1 माइनस C 1 माइनस टी। तो अगर C लो है तो अल्फा जी भी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि नीचे की तरफ है तो ये पोर्शन क्या होगा, आपको बड़ा मिलेगा। आप ये जो अभी आपके पास IS कर्व आया था, अल्फा जी A माइनस BI, ये जो IS कर्व आया था, इसको क्या करेंगे आप, अगर इधर उधर जंबल करेंगे तो आपके पास ये आ सकता है A बार बटे BY। तो देखिए ये दिखाएगा, स्लोप दिखाएगा, तो अल्फ़ा B जितना ही लो होगा, अल्फ़ा जी जितना ही लो होगा, नीचे की तरफ है क्योंकि, उतना ही स्लोप क्या होगा आपका स्टीपर मिलेगा। अगर ऑटोनमस स्पेंडिंग बढ़ा देंगे आप तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब देखिए, आप मान लीजिए ऑटोनमस स्पेंडिंग आपने बढ़ा दी, तो पहला जो आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा था, यहाँ पर E1 मिल रहा था, स्पेंडिंग बढ़ा दी, अब E2 मिल रहा है। उस लाइन को जब आपने नीचे गिरा दी तो एक ही इंटरेस्ट रेट अगर नहीं चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट बिना चेंज किए, देखिए I1 I2 दो अलग अलग AD कर्व बिना इंटरेस्ट रेट चेंज करके आपने क्या चेंज किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या चेंज किया था आपने चेंज किया था रेट को। आपने क्या चेंज किया था, देखिए यहाँ पर आपने चेंज किया था यहाँ पर आपने चेंज रेट को किया था, AD1 का रेट, AD2 का रेट। आप कह रहे हैं कि रेट ना चेंज करें, आप किसको चेंज करें, ऑटोनमस स्पेंडिंग को चेंज करें, तो भी कर्व ऊपर चला जाएगा और आप पाएंगे कि एक ही रेट पे IS कर्व बदल जाएगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर AD ऊपर जाता है तो यहाँ पर IS कर्व ऊपर जाएगा, और इस तरह से जो पहले Y1 पे मिल रहा था अब Y2 पे मिलेगा। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और इसमें मैं देखिए अलग अलग चेंजेस हैं, यहाँ पर वही कर्व AD कर्व और AD कर्व, इक्वेशन इसमें I1 दोनों में I सेम है, लेकिन C क्या कर दे रहे हैं आप, चेंज कर दे रहे हैं। C चेंज करने से ग्राफ जो होगा स्टीपर हो जाएगा दोनों केसेस में, IS कर्व भी और AD कर्व भी। तो कैसे शिफ्ट हो रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि I1 से I2 होने पे। तो इनको देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए।